आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था माध्यमिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। आज उनके ही प्रश्न हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात है उनका गुणा करने पर एलसीएम प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे हल करते हैं। हम क्या करेंगे, 72 और 120 दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 72 में 2 का भाग 36 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाता है, 3 का 3 भाग 3 बार और 1 तक। इस प्रकार 120 पे 60 बार, 60 में 2 का भाग 30 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में केवल 5 का जाता है भाग 1 बार। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 दोनों में कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, यानी 2 की अधिकतम घात क्या है, 3 है। इस तरह से 3 कितनी बार आया हुआ है दोनों में, एक में 1 बार आया हुआ है और एक में 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब 3 की अधिकतम घात क्या है, 2 है। और 5 एक बार है, इसका मतलब 5 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। इनका करते हैं गुणा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 और 8 और 9 का गुणा होता है 72। 72 गुणा करेंगे 5 तो क्या प्राप्त होता है हमें, 5 और 2 का गुणा 10 हासिल के 1, 5 और 7 का गुणा 35 और 1 36, 360। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 360 आएगा। इस तरह से आप है वो बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। क्रमशः आपको योग दे रखा है -3, गुणनफल दे रखा है 2। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा होता है। किसी भी द्विघात बहुपद को सीधा ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का एक मानक रूप है, उसमें सूत्र कह सकते हैं, इसको याद रखना है। इसमें हमारे पास एल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा भी दूसरा शून्यक है, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ दे रखा है शून्यकों का योग, तो योग यहाँ रख देंगे और गुणनफल यहाँ रख देंगे। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा योगफल कितना है, -3 है, प्लस गुणनफल कितना है, 2 है। जिसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस माइनस का गुणा होके प्लस के 3, साथ में x है, x प्लस के 2। तो हमारे पास द्विघात बहुपद प्राप्त होता है x² प्लस 3x प्लस 2। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। और किसी भी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करके उसको 0 के बराबर करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। इनके गुणनखंड करेंगे, यानी कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इस मध्य पद के 2 भाग बनेंगे जिनका योगफल मध्य पद के बराबर हो, गुणनफल बाह्य पदों के बराबर हो। तो यहाँ -2x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं जिनका योग करने पर -2x आए, गुणा करने पर -8x² आए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। आप देख रहे हैं कि जोड़ने पर -2x आ रहा है, गुणा करने पर -8x² आ रहा है, बराबर 0। या x कॉमन आ गया, x -4 प्लस 2 कॉमन आ गया, x
4 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 4 भी कॉमन आ रहा है और x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक को 0 के बराबर रखने पर x माइनस 4 को भी 0 के बराबर, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4। तो हमारा एक शून्य ज्ञात हो गया 4, दूसरा शून्य होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो दूसरा शून्य हो जाएगा -2। इस तरह से हम है वो प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब है प्रश्न 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। तो इस समस्या को रेखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, हमें समीकरण बनाने हैं। तो मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य x है, लिखेंगे हम, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा पेन का मूल्य मान लीजिए y रुपये है। मैं यहाँ अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि स्टाइलस के बिना नहीं लिख पाते हम। जल्दी हम इसके लिए व्यवस्था करने वाले हैं, तो आपकी क्लास में बहुत बेहतर तरीके से आएगी। तो यहाँ 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x। एक पेन का y रुपये है, तो 7 पेन का होगा 7y, और दोनों को मिला के टोटल रुपये है 50 रुपये। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार दूसरे में देखो, पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो 7x, मतलब x, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x। एक पेन का y रुपये है तो 5 पेन का 5y, इन दोनों का मूल्य है वो 46 रुपये है। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके मूलों की प्रकृति बताना है। हम जानते हैं मूलों की प्रकृति के लिए विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूलों की प्रकृति पता करते हैं। तो यहाँ द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर a का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है -8 है, और c का मान क्या है -16 है। ये मान यहाँ रखेंगे। b का मान है -8, -8 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 3, और c का मान क्या है -16। इस तरह से सरल करने पर -8 का स्क्वायर 66, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 3 गुणा 4 12, और 12 गुणा 16। अब इसको और सरल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ संख्या क्या आएगी, प्लस में आएगी। मतलब अगर हम और सरल करते हैं 66 प्लस 12 गुणा 16, 72, हासिल की 7, 12 और 1 का गुणा 12 और 7 19, 192। इसको जोड़ेंगे तो 6, 15 हासिल का 1, 256 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है अधिक है। और हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र में आप जानते हैं कि विविक्त कर जब 0 से बड़ा हो तो हमारे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक कैसे होते हैं, वास्तविक। और कैसे होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो दोनों मूल कैसे प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P और R का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए दो बिंदु है, एक P है और एक Q है, R है। इनको अगर हम मिलाएं तो इनके बीच में एक Q बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 0,1, इसका निर्देशांक है 5,-4, और इसके निर्देशांक है x,6। ये इसका मध्य बिंदु है Q। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जैसे कि x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x का निर्देशांक हमें, या देखो x निर्देशांक ही ज्ञात करना है तो x बराबर होता है x1 + x2 बटा 2। केवल इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस आंसर को ज्ञात कर लेंगे। x का मान क्या है,
मतलब मध्य बिंदु का x का निर्देशांक क्या है, 0 है, बराबर x1 क्या है, 5 है, प्लस x2 क्या है, x है, बट्टा में क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। तो अब इसको हल करेंगे, वज्र गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। इसका 1 का इससे करेंगे, 2 का 0 से करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 5 प्लस x बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा, -5, अर्थात x का मान कितना आएगा, यहाँ x इसका -5 आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न दे रखा है त्रिकोणमिति से, जिसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में हमें जो त्रिकोणमिति जो दे रखी है उसमें आपके जो कोणों, विशिष्ट कोण दे रखे हैं, उनके मान पता है आपको, वो मान यहाँ रखने हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप यहाँ देख रहे हैं 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अपेक्षा करता हूँ आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये स्क्वायर में एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो काट देते हैं बिना हल किए भी। तो यहाँ 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 प्राप्त होता है। इस तरह से ये प्रश्न, 9वां प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, जिनकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। यादृच्छा मतलब रैंडमली निकाली जाती है, बिना देखे आपको गेंद चुननी है। थैला ये है, मान लेते हैं ये थैला है, और थैले में 3 तो कितनी है, रेड है, और 5 है वो ब्लैक बॉल है। अब आपको बिना देखे इस थैले में से कोई गेंद चुननी है। आपको पूछा गया है कि ये गेंद लाल होगी। तो देखो लाल गेंद कितनी है, इसमें 3 गेंदें हैं, टोटल गेंदें कितनी हैं, 8 है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है PE, मतलब कोई भी घटना, अनुकूल घटना बटा उसकी कुल घटना। मैं यहाँ संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। तो यहाँ PE क्या घटना है हमारे, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल कितनी है, लाल गेंदें कितनी हैं इस थैले में, 3 है, टोटल कितनी है, 8 है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3/8, क्योंकि इसे हम और सरल नहीं कर सकते। तो इस तरह से 10वां प्रश्न हम हल करते हैं, जो कि 1 नंबर का है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि tan A बराबर cot B बराबर है, तो A प्लस B का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। हम जानते हैं कि चूंकि cot B है वो tan 90 डिग्री माइनस B डिग्री के बराबर होता है। इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम दे रखा है tan A, हम cot B का यहाँ मान रख देंगे। ये हम जानते ही हैं कि cot B है वो tan 90 माइनस B के बराबर होता है। तो यहाँ tan 90 डिग्री माइनस B, तो यहाँ हमें ये प्राप्त होता है कि जो A कोण है वो 90 डिग्री माइनस B के बराबर होगा, क्योंकि ये tan कोण बराबर है, इसका मतलब A कोण है वो 90 डिग्री माइनस B के बराबर होगा, अर्थात A बराबर 90 डिग्री माइनस B। इसको हम और सरल करेंगे, B का पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो प्लस का B हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास,
एक बंटन दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं और उसका आपको ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, मतलब x बार ज्ञात करना है। और जब x बार ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो जहाँ पर हमें आंकड़े कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उन आंकड़ों का योग करके आंकड़े कितने उनका भाग देते हैं। अगर हमारे आंकड़े वर्गीकृत हैं तो उसमें हम प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि का उपयोग करते हुए माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए आंकड़े अवर्गीकृत हैं, मतलब वर्ग अंतराल में नहीं दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, माध्य बराबर होता है जितने भी आंकड़े हैं उनका योग 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5। टोटल आंकड़े कितने हैं देखिए, 3 और 3 6 आंकड़े। देखो इनका योग करते हैं, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 14, 14 और 6, 14 और 6 हो गए 20, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 3, 3 और 2 5, 5 और 6 7, 7 और 1 8। मतलब इन सभी का योग करते हैं तो 80 आता है। 80 में 6 का भाग देंगे तो क्या आता है, भाग्या एक बार, 2 बचे 0, फिर 20 में 6 का भाग गया 3 बार, 2 बचे 6। अर्थात इसे हम 13 सही 1/2 भी लिख सकते हैं या 13.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारे इस आंकड़ों का माध्य क्या होगा, 13 सही 1/2 या 13.5। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी दे रखी है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात n ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी की तुलना मानक समीकरण से मानक रूप से करने पर प्रथम पद हमारा 10 है। सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, a2 - a1, अर्थात a2 है 7, 7 में से 10 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, -3। तो d हमारा -3 है तथा n हमें ज्ञात करना है, n क्या करना है, ज्ञात करना है। और अंतिम पद दे रखा है, कितना दे रखा है, -32 दे रखा है। तो हम जानते हैं nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं, an बराबर a + n - 1 d। यहाँ आप देख रहे हैं कि an का मान क्या है, -32, a का मान क्या है 10, n हमें ज्ञात करना है, d कितना है -3। सरल करेंगे, -32 बराबर 10, -3 और n - 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -3n +3। अब इसको और सरल करते हैं, मान लेते मैं -3 को इधर पक्ष में लेके आता हूँ तो ये प्लस का हो गया और बाकी वाले अचर संख्याएं उधर लेके जाता हूँ तो -32 है वो राइट हैंड साइड में जाने पर प्लस का हो गया। प्लस के 10 थे ही राइट हैंड साइड में, प्लस के 3 थे ही। इसको और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है 32 और 10 42, 42 और 3 45, 3n बराबर 45, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 45/3 मतलब 15। क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। इस तरह से यानी कि इस समांतर श्रेणी में 15 पद हैं तो n का मान क्या आएगा, 15। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। हम जानते हैं कि n धन पूर्णांकों का योगफल एक फॉर्मूला है, n + 1/2 याद रखना है आपको। यहाँ हमें प्रथम n मतलब ये कह रहा है कि 1 2 3 इस तरह से 200 संख्या हैं तो उनका योगफल क्या होगा, जोड़ करनी है उनकी। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्मूले से हम आराम से कर सकते हैं। प्रथम पद कितने हैं, 200 पद हैं तो n का मान 200 है, 200 200 + 1 1/2 और 200 × 201 हो जाएगा /2।
2 का भाग देंगे 200 में तो 100 बार, और जैसे हम इनको और सरल करेंगे तो 100 गुणा 201 करने पर 20100, मतलब 20,100 इसका योगफल होगा। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं? हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल ज्ञात करने हैं तो द्विघात समीकरण के 2 तरीके हैं मूल ज्ञात करने, या तो आप गुणनखंड विधि से करो या फिर द्विघात सूत्र से करो। तो हम यहाँ गुणनखंड विधि का उपयोग करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण है, मान लेते हैं मैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, या अब एक्स स्क्वायर, ये मध्य पद के ऐसे 2 हिस्से करने हैं कि इनका योगफल माइनस का 8 आए और गुणनफल माइनस 180 एक्स स्क्वायर आए। तो ये हो जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 10 करते हैं। इसमें हमें 18 लेना पड़ेगा, माइनस के 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस के 18x और प्लस के 10x को होने पर माइनस के 8x आ रहा है और गुणा करने पर माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब हमें इनमें कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ गया, x माइनस 18 बराबर 0। इसको और सरल करेंगे तो x माइनस 18 कॉमन आ गया और x माइनस प्लस 10 प्राप्त हो गया बराबर 0 करेंगे। तो प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर यहाँ हमें x बराबर हो जाएगा एक बार 18 और एक बार आ जाएगा x बराबर माइनस के 10। यानी इनको प्रत्येक को 0 के बराबर किया तो हमें x बराबर माइनस के 18 थे तो प्लस हो जाएंगे इधर जाते राइट हैंड साइड में 18, और प्लस के 10 है तो माइनस हो जाएंगे माइनस 10। इस तरह से हमें एक द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, और हल है वो यहाँ नहीं दे रखा है कि हल किस विधि से करना है। देखो, रैखिक समीकरण युग्म को हम 4 विधियों से हल कर सकते हैं। एक है ग्राफीय विधि, ग्राफ बना के, एक है आपके विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, अब हमारे पास 3 विधियाँ ही हैं। तो यहाँ हमें हल करने का कोई भी विधि का नहीं बोला है, तो हम कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बेहतर है कि विलोपन विधि का उपयोग करें, क्योंकि हम जानते हैं विलोपन विधि में किसी भी चर को विलोपित करना होता है। और यहाँ हमें समीकरण में, अगर हम पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लें और दूसरे समीकरण को 2 मान लें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों में x का जो चर है उनका जो गुणांक है वो 1 है, दोनों में समान है। इस कारण उनको जोड़ने या घटाने पर हमारा काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक है x, मैं यहाँ स्टाइलस के बिना हम नहीं लिख पा रहे हैं अच्छे ढंग से, तो मैं समीकरणों को सीधे हल कर रहा हूँ। बाकी आपको लिखना है कि समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो मैं सीधा घटा रहा हूँ, या माइनस कर देंगे क्योंकि चिन्ह चेंज होते हैं घटाने पर, और ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, -4y और -3y कितने हो जाते हैं, हो जाते हैं आपके -7y। इस तरह से -14 में से प्लस के 7 गए तो -7 बच जाएंगे, अर्थात y बराबर क्या आया, 1 आया। -7 में -7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, y का मान 1 आएगा। इस तरह से ये y का मान
आप किसी भी एक समीकरण में रख के हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले समीकरण में रखता हूँ, x माइनस 3 वाई की जगह 1 रख देते हैं बराबर 7। तो x बराबर क्या प्राप्त होता है, -3 बराबर 7। तो x बराबर प्राप्त हो जाता है हमें 7 + 3, पक्षांतरण करने पर इसका प्लस हो जाएगा, हो जाता है 10। यानी x का मान 10 आता है, y का मान 1 आता है। आप यहाँ रख के भी देख सकते हैं। अगर हम x की जगह 10 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं, तो 10 - 3 7 हो रहा है। 10 4 14 सही है। इस तरह से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याएं दे रखी है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ के लिए हम क्या कहते हैं, दोनों संख्याओं दे रखी है तो उनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको चुनते हैं। जैसे कि 616 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 0 बार, फिर 8 बार जाएगा। इस तरह से 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 5 बार, 4 बार। 2 का भाग जा रहा है 7 बार और 7 बार, भाग देनाता हो गई आपको। फिर 7 का भाग जाएगा 77 में 11 बार, और 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरह से 32 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 16 बार, 16 में जा रहा है 2 का 8 बार, 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, 4 में 2 का जा रहा है 2 बार, 2 में 2 का जा रहा है 1 बार। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। देखो 616 के जो गुणनखंड है वो आ रहे हैं हमारे पास 2 × 2 × 2 × 7 × 11। इस तरह से 32 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 है वो 5 बार आ रहा है। इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, देखो 2 है, एक बार और है, एक बार और है, 7 दोनों में नहीं है, 11 भी नहीं है उभयनिष्ठ। तो यहाँ कितनी बार आ रहा है 2, 3 बार। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 2, अर्थात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ का कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक हमें दे रखे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक हमें पता है। तो मैंने अभी इसके पहले एक प्रश्न बताया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसको क्या करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। अल्फा मान लीजिए √3 है, बीटा -√3 है, इसको यहाँ मान रखेंगे x² माइनस अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -√3, तो माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा √3 x प्लस एक बार प्लस का √3, एक बार माइनस का √3। अल्फा बीटा का मान रखा हमने। अब हम इसको सरल करेंगे, x², देखो ये प्लस माइनस 0 कट जाएंगे, 0 हो गया, तो पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 0 × x 0 हो जाता है। ये देखो प्लस माइनस गुणा होके माइनस, और √3 का गुणा होके 3, अर्थात हमारा जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो होगा x² माइनस के 3। तो इस प्रकार हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमें दे रखा है, ऐसे मान लेता हूँ मैं, 2 बिंदु है, एक A बिंदु है, दूसरा B बिंदु है। पहला बिंदु है 5, -6, दूसरा कोमा है A-1, -4। इनको हम जोड़ रहे हैं। इनके ऊपर एक बिंदु है, कोई भी मान लेते हैं C बिंदु है। ये C बिंदु y अक्ष का है, मतलब ये y अक्ष है, और ये y अक्ष किस अनुपात में काटता है। तो y अक्ष है, इसका मतलब उस पे x अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा, y अक्ष का कोई न कोई मान होगा। तो हमें पूछा गया है यहाँ कि किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, आंतरिक विभाजन सूत्र से, कि x का जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 x2
प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ इसमें मान रखेंगे। x का मान क्या दे रखा है, 0 है। m1 हमने मान लिया k, ये m1 m2 है। k x2 हमारा दे रखा है माइनस का 1 प्लस m2 1, x1 कितना है, x1 है 5 बटा k प्लस 1। इसको हम और सरल करेंगे, देखो वज्र गुणा कर देते हैं k प्लस 1 का, तो ये पहले से 0 हो गया। इसको जब सरल करेंगे तो माइनस का k, एक माइनस 1 और k का गुणा माइनस k प्लस 1 गुणा 5 का गुणा करने पर 5 होता है। तो हमारे पास k बराबर क्या प्राप्त होता है, 5। यानी k यहाँ पर चला गया तो क्या आ जाएगा, k बराबर 5। अर्थात हमारा जो अनुपात है वो क्या आएगा, 5:1 आएगा। अर्थात ये जो y अक्ष है वो इन रेखाखंड को, इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसको y अक्ष 5:1 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि साइन a का मान 3/5 हो तो tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में हम जानते हैं ये त्रिकोणमिति से लिया गया है। त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि एक समकोण की त्रिभुज की बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ए न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये लेते हैं न्यून कोण, ये न्यून कोण है ए, और इसमें दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है। हम ये जानते हैं लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से देखो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हम जानते हैं जो भी हम न्यून कोण ले रहे हैं, जैसे यहाँ ए न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। कर्ण हमें पता ही है, ये कर्ण है और ये आधार है। और हमें यहाँ दे रखा है लंब कितना दे रखा है, 3, कर्ण दे रखा है 5। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए इसका क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम tan a और cos a का मान रख के हल कर लेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, कर्ण स्क्वायर 5 दे रखा है, आधार आपका नहीं दे रखा है, प्लस लंब दे रखा है। इसको मैं संक्षिप्त में हल कर लेता हूँ। ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये पक्षांतरण करने पर इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 कितने आते हैं, 16, और 16 का जब वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा, ए का मान क्या प्राप्त होता है, 4। अर्थात ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार 4 आएगा। अब हम जानते हैं कि tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमें दे रखा है, नहीं लाल बट्टा कक्का सॉरी आधार होता है L/A। L हमें दे रखा है 3, तो tan A का मान होगा 3/4। इसी प्रकार cos A हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है cos का सूत्र। तो आधार कितना है, 4, कर्ण कितना है हमारे पास, 5 है। तो cos A का मान होगा 4/5। ये मान इसमें रखने पर दे रखा है हमें tan A प्लस cos A। tan A का मान हमने ज्ञात किया अभी, लंब बटा आधार होता है, लंब है हमारा 3, आधार है हमारा 4, cos A होता है, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5। इसको हम सरल करेंगे, इसको सरल करने पर हमें प्राप्त होता है, एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा। 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 और 3 का गुणा 15, प्लस 5 का भाग 20 में 4, 4 और 4 का गुणा 16, तो हो जाएगा 16 और 15 कितने हो जाते हैं, 31/20 प्राप्त होता है। तो इस तरह से 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो 31/20 प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए कोस ए के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, sec और tan के मान रखेंगे। चूँकि हम जानते हैं sec का फॉर्मूला होता है 1 बटा sec a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा cos a। इसी प्रकार tan a का फॉर्मूला हो जाता है, वैसे तो हम जानते हैं कि 1 बटा कोट ए होता है, लेकिन यह cos वाला फॉर्मूला रखेंगे तो वो होता है साइन ए बटा cos ए। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमने सूत्र लिए हैं और इसको हम यहाँ रखेंगे sec a प्लस टेन ए, और जहाँ sec और tan है वहाँ रख देते हैं सीधा ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस कम है। sec a का मान रख देता हूँ मैं 1 बटा cos a प्लस tan a का मान होता है साइन a बटा cos a, और बाहर कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन ए। इसको हल करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, इसको हल करते हुए राइट हैंड साइड को लाना है बराबर। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो cos a, एलसीएम जब समान है तो अंश है वो जोड़ देंगे, जैसा है वैसा हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अंश में आप देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का रूप बन रहा है, और हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का रूप हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात अंश में आप देखने पर ये a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, इसी तरह a और b, a प्लस बी a माइनस बी का रूप है। तो हम इसके 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं बट्टा में cos a। इसके अलावा हम जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान, यानी साइन स्क्वायर इसका पक्षांतरण करने पर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटा कॉस a। यहाँ स्क्वायर है यानी कॉस गुणा कॉस है, एक कॉस कट गया, पीछे बचेगा कॉस a, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न था, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन का माध्य हमें ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ देखिए आंकड़ा कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है, अवर्गीकृत है हालांकि यहाँ बारंबारता में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बारंबारता ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए, एक्स बार ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जहाँ मैं यहाँ इसके नीचे ही बना लेता हूँ, यानी कि इसको अगर हम बना, इस तरह से हम क्या करेंगे, x का स्तंभ बनाएंगे, f का स्तंभ बनाएंगे और fx का स्तंभ बनाएंगे। x के मान, f के मान, fx में देखो इन दोनों का गुणा, जैसे 0 और 1 का गुणा 0, 4 और 3 का गुणा 12, 8 और 5 का गुणा 40, 12 और 4 का गुणा 48, 16 और 2 का गुणा 32 और 20 और 1 का गुणा 20। अब सिग्मा एफ आई एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, ये सिग्मा का चिन्ह है, इसका मतलब होता है योगफल, इन सब का योगफल करेंगे तो जोड़ देते हैं, कितने हो जाते हैं, देखो 0, 12, 40, 48, 32 और 20, इन सब को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं एक बार। हाँ, हमने क्या किया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका योग किया, मतलब 0, 12, 40, 48, 32 और 20 को जोड़ने पर 152 आया। फिर बट्टा में सिग्मा एफ आई मतलब जो बारंबारता है उनका योग किया, 1, 3, 5, 4, 2, 1, इनका योग करने पर हमें 16 प्राप्त हुआ है। 152 में जब 16 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है, शेष बचता है 8, तो 9 सही 8 बटा 16 लिख सकते हैं, या इसे हम 9 सही
1/2 भी लिख सकते हैं या 9.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो माध्य है वो क्या प्राप्त होता है, 9 सही 1/2 या 9.5। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार की बारंबारता बंटन में बदलिए। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है आपके माध्यक से, यानी मीडियन जो m ज्ञात करते हैं उनसे। तो m में हमने देखा था, माध्यक में हमने देखा था कि जो संचयी बारंबारता है वो दो प्रकार से बना सकते हैं, एक है कम प्रकार की, एक है अधिक प्रकार की। तो कम प्रकार में तो हम देखते थे कि जैसे 55 से कम क्या है, 2 है। 60 से कम क्या है, 8 और 2 जोड़ देते थे। 65 से कम क्या है, तो ये 12, 8 और 2 जोड़ देते थे। 70 से कम क्या है, 24 जोड़ देते थे। और इस तरह से तो अधिक प्रकार की जो बारंबारता है वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बारंबारता है उसका योग प्राप्त होना चाहिए। तो 2, 8, 12, 24, 38 और 16 का योग होता है 100 होता है। कितना होता है, 100। इन सभी बारंबारताओं का योगफल 100 है। तो अधिक प्रकार की जो बारंबारता बनेगी वो इस प्रकार बनानी है आपको, कॉलम बनाने हैं या स्तंभ बनाने हैं। 50 से अधिक, 50 से अधिक, हाँ 50 से अधिक है हमारे 100। कितनी है, 100। इस तरह से 55 से अधिक, 55 से अधिक, 55 से जो अधिक है उसकी जो बारंबारता है वो 8 और कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी दे रखी थी, सॉरी 2 कम हो जाएगी, क्योंकि 55 से कम है वो 2 है, 55 से अधिक कितनी है, वो 2 माइनस कर देंगे तो 98। इस तरह से 60 से अधिक, 60 से अधिक का मतलब 8 और कम कर देंगे तो 90। इस तरह से हमें वो अधिक प्रकार की बंटन में बदल देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्न हल कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ज्ञात कीजिए कि एक मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमें ये प्रश्न पूछा गया है कि दो खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं जिसमें एक खिलाड़ी है वो जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी जीतने की क्या प्रायिकता होगी। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो एक जीत और यानी कि प्रायिकता प्राप्त घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ मैच जीतने की जो प्रायिकता दे रखी है यानी घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है 0.2। आपसे पूछा जा रहा है बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, इसका मतलब वो बी है वो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है, तो उसकी संभावना हो जाएगी यानी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। 1 में से 0.62 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये 1 है, और 1 में से 0.2 घटाने पर 10 में से 2 गया 8, यहाँ बन जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, 0.38, 0.38। तो बी खिलाड़ी की मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.38 प्राप्त होती है। इतनी ही संभावनाएं हैं उसकी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है x माइनस 2 बराबर माइनस एक्स बराबर 3x, x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इसका समीकरण बनाना है हल करते हुए, तो हल कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x, x माइनस 2। इसको जब सरल करेंगे तो देखो x माइनस 2 माइनस एक्स, तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, बराबर 3x और x का गुणा होने पर 3x स्क्वायर, माइनस 3x और माइनस 2 का गुणा होने पर माइनस के 6x हो जाते हैं। तो इसको और सरल करते हैं तो बचेगा यहाँ -2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 6x। ये -2 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इधर आते ही ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होता है
3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगले वीडियो में, अगले कालांश में हम इसी प्रश्न पत्र के बाकी शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अगर हमारा ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों को शेयर करें।